अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। किसानों के मफादात पर कभी समझौता नहीं करेंगे, अमेरिका का इंडिया पर इजाफी टैरिफ के बाद वज़ीर आज़म मोदी का बयान। अमेरिकी टैरिफ पर कांग्रेस का सख्त रद्द-ए-अमल, पवन खेड़ा ने कहा हिंदुस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है अमेरिका। बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वोट चोरी किए गए, राहुल गांधी का इलेक्शन कमीशन पर सख्त हमला। नए नायब सदर का इंतखाब का अमल शुरू, इंतखाब होगा 9 सितंबर को, 394 वोट होंगे दरकार। ट्रंप टैरिफ का असर, शेयर बाजार में तेजी से गिरावट, सेनेक्स 80,000 के नीचे पहुंचा, निफ्टी भी 150 पॉइंट्स फिसला। और नकदी मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी कर दी खारिज। तो ये थी सुर्खियां, पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो मुल्क के किसानों के मुफादात पर समझौता नहीं करेंगे, चाहे उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़े। नरेंद्र मोदी का ये बयान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इंडिया पर 50% टैरिफ आयद किए जाने की सदारती हुक्मनामे के बाद सामने आया है। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। अमेरिका की जानिब से हिंदुस्तान से दरामद होने वाली मसनूआत पर मजमूई तौर पर 50% टैरिफ आयद किए जाने पर कांग्रेस ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेड़ा और दीगर ने इस फैसले को बराह रास्त ब्लैकमेलिंग करार देते हुए कहा कि हम ऐसी सूरत हाल में पहुंच चुके हैं जहां अमेरिका हिंदुस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है। This is pure and simple blackmail by America. Having said that, it's surprising that we've reached this spot where we can be bullied around by a superpower. When there was the peak of Cold War, we still managed to stand on our own. We are the architects of non-alignment. We did not tilt towards anyone and got the best from everyone. Having said that, over the last 11 years, what we have seen, the track record of our foreign policy, the track record of our diplomacy, the track record of our Prime Minister's own initiatives abroad, the diaspora events and so on and so forth, everything was targeted at highlighting the Prime Minister, projecting the Prime Minister and his personal image, not the country's interests. Here we are paying a price for 11 years of self-projection at the expense of the country. Well, we hope and pray that at least now, just before he's turning 75, Mr. Modi flexes his muscle and refuses to be a coward that he has been all along. Whether in front of China, whether it comes to America, Mr. Modi has not really looked into their eyes. There's no point crying over spilled milk. The fact of the matter is, we should not have reached this spot. The fact of the matter is, we had enough time and more. And we hope that no negotiation
which undermines our interests takes place. Negotiations have to protect and uphold the interests of our exporters, our manufacturers, our economy. ये मोदी जी जिम्मेदार हैं, खूब करा लेना। मोदी मोदी जिस देश में जा रहे हैं हमारी एम्बेसीज को कह करके कि लोग उनको भीड़ जुटाइए, इवेंट मैनेजमेंट करने जाते थे और हाउडी मोदी करने गए थे, नमस्ते ट्रम्प किया। ये मोदी जी के मित्र हैं जो भारत का इतना ज़्यादा अपमान कर रहे हैं। बात टैरिफ लगाने की नहीं है, बात यह है कि भारत का अपमान कितना ज़्यादा हो रहा है। 32 बार तो यह कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के युद्ध को उन्होंने रुकवाया। एक बार प्रधानमंत्री मोदी की हिम्मत नहीं हुई कि कह सके कि नहीं मिस्टर ट्रम्प आप गलत बोल रहे हो, एक बार नहीं। आज भी जब टैरिफ बढ़ाई गई तो आग्रह कर रहे हैं, मिमिया रहे हैं कि अनफेयर है। मिसेज इंदिरा गांधी होती, अगर कांग्रेस का कोई प्राइम मिनिस्टर होता इस समय, अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होते तो उसी भाषा में जवाब देते। एक हमारे डिप्लोमेट के साथ में अमेरिका ने सख्ती करी थी, नाम लेना उचित नहीं है, खैर जानते हैं लोग। तो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, अमेरिकन एम्बेसी जो दिल्ली में है उसके साथ में वही बर्ताव किया था, अंत पे समझौता हुआ। ट्रम्प को पता है कि मोदी जी महाकायर और महाडरपोक व्यक्ति है, कमजोर होगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, अगर मजबूत मिला, ताकतवर मिला तो उसके सामने सरेंडर। तो मोदी नरेंद्र ने सरेंडर किया, उसका परिणाम भारत भुगत रहा है। पूरे दुनिया में हमारा अपमान हो रहा है, भारतीयों का पूरे दुनिया में अपमान हो रहा है, हमारी संप्रभुता के ऊपर प्रश्न चिन्ह हो गया है। यह अगर ऐसा है तो हमारी जो विदेश नीति थी उसकी खराबी की वजह से थे। भारत के लोग तो मान लीजिए सच्चाई को नहीं समझ पाए, लेकिन दुनिया के और देश धीरे धीरे समझने लगे। पहले पंचवर्षीय योजना में नहीं समझे, मोदी जी की पॉपुलरिटी थे, दूसरे में समझने लगे, तीसरे में लगा कहा कि ये तो सब इवेंट मैनेजर हैं। तो इवेंट मैनेजर के होने की वजह से भारत को यह लानत सहनी पड़ रही है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने एक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के इंतखाबी निज़ाम पर संगीन सवालात उठाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने दावा किया कि बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वोटरों की फहरिस्त में छेड़छाड़ की गई, जाली वोटरों के नाम जोड़े गए और इंतखाबी निज़ाम की शफाफियत को मजरूह किया गया। उनके मुताबिक जमहूरियत की बुनियाद एक शख्स एक वोट आज खतरे में है। कि इफ द इलेक्शन कमीशन नाउ does not give us electronic voter data, not only of current election, but of the last 10-15 years. And if they do not give us CCTV footage, they are partaking in the crime. Now, if the election commission is not partaking in the crime, I'm absolutely convinced they are, the data is showing they are, they should give us electronic voter lists. Please show me that pile of paper. 6 months. It's taken us 6 months to do this. Because they give us data like that. Right? So, we have been saying since Maharashtra, give us electronic voter list for the last 10 years. Let us see it. Let us check it. I think the judiciary needs to get involved in this. We need to understand what is going on, because what we love so much, our democracy, doesn't exist. What is the difference between us and other places? Where is the democracy? It's gone. If this is true. Now the election commission is supposed to make sure that elections take place. We have shown, the team has shown without any doubt
that they have not done their job in one seat in Karnataka. And the people of that Lok Sabha have had their elections stolen. We believe that this has happened in many seats. Now, the Election Commission has to give us that information. Give the people of India that information. Because if they don't, there are going to be consequences. There are going to be consequences for every single polling officer who's doing this. Doesn't matter how senior you are, how junior you are. One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. Because you are attacking the foundation of what our freedom fathers built. And we're not going to allow you to attack the foundation of what they built. इलेक्शन कमीशन ने नायब सदर के ओहदे के लिए 9 सितंबर को होने वाले इंतखाब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन इंतखाब का शेड्यूल पहले ही जारी कर चुका है। उसके तहत कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 21 अगस्त मुकर्रर की गई है, जबकि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 22 अगस्त को की जाएगी और 25 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। ज़रूरत पड़ने पर 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और उसी दिन वोटों की गिनती भी कराई जाएगी। उत्तरकाशी में मौसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से हालात बेहद संगीन हो गए हैं। यात्रा पर मौजूद तकरीबन 500 अकीदतमंदों से रब्ता नहीं हो पा रहा, जिससे इंतजामिया और अहल खाना की फिक्रमंदी बढ़ गई है। अब तक मिली इतला के मुताबिक लापता अकीदतमंदों में महाराष्ट्र के तकरीबन 24 और कर्नाटक व मुंबई से 64 लोग शामिल हैं। बिल्कुल आंखों से देखी हूँ धराली ऐसे गिरते हुए, और उसके बाद में हर्षिल को गिरते हुए देखा है आंखों से। उधर ही से हम लोग गुजर रहे थे, तो हम लोग जैसे तैसे बच के वो रात निकाले हैं। और 2-3 दिन में 2-3 दिन नहीं, एक ही दिन, अगले ही दिन पूरी टीम आ गई, पूरी इंडिया सपोर्ट करने के लिए आ गई। थैंक यू सो मच कि सभी ने यहाँ पे हमें सपोर्ट किया है। और गांव वालों ने, बगोरी गांव में हम स्टे कर रहे थे, तो बगोरी गांव ने हमको बहुत मेंटली सपोर्ट किया और रहने के लिए भी फ्री में व्यवस्था की, और कैंप की व्यवस्था इंडियन आर्मी की तरफ से और उत्तराखंड पुलिस की तरफ से, सभी की तरफ से हर टाइप की हेल्प थी हमें। कर्नाटक के ज़िले जनूबी कंडरा में वाक़ मशहूर हिंदू मजहबी मुकाम धर्म स्थल में इज्तिमाई तदफीन के लर्ज़े ख़ैज़ मामले की जांच अब मुकम्मल तौर पर ख़ुसूसी तहक़ीक़ाती टीम SIT के सुपुर्द कर दी गई है। इस मामले ने न सिर्फ रियासत बल्कि पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 6 अगस्त को SIT ने मुकाम नंबर 11A पर खुदाई मुकम्मल की, जहाँ से पीर के रोज़ इंसानी हड्डियाँ और दीगर बाक़ियात मिली थी। जब खुदाई आगे बढ़ी तो वहाँ नमक से भरी बोरियाँ भी बरामद हुई। शबा है कि ये लाशों को जल्द गलाने के लिए इस्तेमाल की गई थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान पर लगाए 25% टैरिफ को बढ़ाकर 50% कर दिया है। उसका असर हिंदुस्तानी शेयर बाजार पर भी पड़ना शुरू हो गया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स गिरावट के साथ लाल निशान पर खुले और इनमें तेज़ी से गिरावट हो रही है। 11 बजे के करीब BSE सेंसेक्स जहां 450 पॉइंट से ज़्यादा फिसल कर 80,000 के एदाद व शुमार के नीचे आ गया, तो वहीं NSE निफ्टी भी 150 पॉइंट से ज़्यादा फिसल गया। इस दौरान कई बड़ी कंपनियों के शेयर भी अचानक टूटते हुए नजर आए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी है। जस्टिस वर्मा ने एक जांच कमेटी की रिपोर्ट और उस वक्त के CGI के जरिए उन्हें ओहदे से हटाने की सिफारिश को चैलेंज करते हुए अर्जी दाखिल की थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस AJ मसीह की बेंच ने मामले की समाअत मुकम्मल होने के बाद 30 जुलाई को फैसला महफूज रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया। जम्मू और कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटें फरवरी 2021 से खाली है, जिसने एक ऐनी सवाल पैदा कर दिया है, जिसके लिए सदर जमहूरिया से मशवरा मांगा जा सकता है। उसकी वजह यह है कि वहां हालिया बरसों में लगातार एमरजेंसी लगने की वजह से ऐवान बाला में नुमाइंदगी मुतासिर हुई है। सभी 4 राज्यसभा अरकान अपने 6 साल की मुद्दतकार पूरे करने के बाद एक साथ सुबकदोश हो गए। दिफा 83 में मुकर्ररा रोटेशन के मुताबिक हर 2 साल में ऐसा होना था। मुल्क के मुख्तलिफ मसाइल पर तमाम जमातों के सियासी कायदीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। जैसे कि उद्धव ने हिंदी और मराठी मसले पर बयान दिया, तो वहीं आज मुल्क में अमेरिका की जानिब से लगाए गए टैरिफ्स पर भी इजहार किया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं किसने क्या क्या कहा है। नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये बीजेपी की साजिश है। हमारी भूमिका स्पष्ट है। हम किसी भाषा का द्वेष नहीं करते, लेकिन हमारे ऊपर ज़बरदस्ती ना करे। फिर अगर भाषा की बात करें तो जैसे हिंदी भाषी प्रांत है, वहाँ 3 भाषा कौन सी सिखाएंगे आप? क्या वहाँ तेलुगु, तमिल, पंजाबी, मराठी, उड़िया इस भाषा का आप ज़बरदस्ती कर सकते हो?
अभी मैं आपके साथ कौन सी भाषा में बात कर रहा हूं? तो क्या मुझे पहली कक्षा से हिंदी कंपलसरी थी? हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो गुजरात से आते हैं, तो भी वो हिंदी अच्छी बात करते हैं। जो अच्छा है, वो बातें अच्छी करते हैं, मतलब हिंदी बात अच्छी करते हैं। क्या उनको हिंदी भाषा पहली से कंपलसरी थी? तो जब भी जिसे वो जरूरत होती है वो सीख लेता है। तो जबरदस्ती ना करे। हिंदी भाषा के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम जबरदस्त Donald Trump is particularly targeting India about Russian oil, totally forgetting the own hypocrisy of doing trade with Russia, EU's trade with Russia, China's purchase of oil, various other Turkey has also been a big buyer of Russian oil. To specifically target India speaks more about some reason why he wishes to bully India into submission to the trade deal. India will keep its national interest above everything else. India will keep its strategic relationships as well as its sovereignty, and it is well within its rights to respond the way it has to. It cannot be bullied into a deal. However, the question does arise that what are the retaliatory measures that we are going to be taking into consideration, considering a lot of our exporters are going to be impacted by this tariff, making Indian goods unreachable and not viable for American consumers. So having said that, I'm sure the government of India would need to relook into how it has managed to put all its eggs in the American basket. And now with someone who's so mercurial like Donald Trump, dictating what he wishes to do. So I think it's a hypocrisy, and also while we talk trade, while he wants us to do trade, he's busy meeting the likes of General Asif Munir once again and handing over more and more loans to them. So the hypocrisy in itself will make the 1.4 billion people of this country question America's intent. Tweeted saying economic blackmail to bully India into unfair trade deal. So the kind of statements coming from Donald Trump, and even some straight questions asked of him that why is China not being given the same amount of tariff or charged the same amount of tariff or not being targeted for buying Russian oil? Why is EU being allowed to let go? EU's trade with Russia is way higher than what India is doing. So particularly targeting India is a way to arm twist India into a deal. We will not bow down, cow down or kneel down in front of any country if it harms India's national interest. And I'm hoping that the government of India will not be pushed into signing a deal which goes against the interest of India. देखिए असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि 90 बिलियन डॉलर के हमारे ट्रेड है उनके साथ। और अगर आप सोचिए कि अभी हर चीज़ 50% ज़्यादा महंगा होगा, तो खरीदने वालों भी सोचेंगे कि भारतीय चीज़ों को क्यों खरीद ले। और आप देखिए कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, जिस देशों से इस किस्म के चीज़ें अमेरिका को भेजा जा रहा है, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी, चाइना भी हमसे अगर कम है, तो आप सोच लीजिए कि नेचुरली उनके चीज़ों अगर कम महंगे हैं तो भारत की चीज़ बिक नहीं जाएगी अमेरिकन मार्केट में। दूसरी चीज़ जो अन्याय है, ये जो एक्स्ट्रा 25% जो ऐड किया, जो ट्रंप ने कल बताया था, ये है क्योंकि हम रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस और ऑयल खरीद रहे हैं, लेकिन चाइना हमसे करीब डबल रशिया से खरीद रहे हैं, और उनको 90 दिन दिया गया है, हमें सिर्फ 3 हफ्ते दिया गया है। ये सब मैं अगर सोचूं तो इसमें कुछ दूसरा इशारा है, दूसरा कोई संदेश मिल रहे हैं वॉशिंगटन से, जिसके बारे में हमारी सरकार को समझ के जवाब देना चाहिए। अगर ऐसे वो लोग करेंगे तो हम भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे 50% की टैरिफ हमारे तरफ से भी लगाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी किसी और देश में बैठ के हमको ऐसे धमकी दे सके, ये तो बिल्कुल मानना तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल में हर भारतवासी कहेंगे कि इस विषय पे हम सब एक हैं। भारत पर जो ये आर्थिक बोझ ट्रंप ने लादा है, हम उसका विरोध करते हैं। इससे हमारा जो निर्यात होता था वो प्रभावित होगा, क्योंकि कंबोडिया, बांग्लादेश और अगल बगल के देशों पे उन्होंने कम टैरिफ रखा है। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, मोदी साहब, हम सब देश के हित में साथ खड़े हैं, पर आप विश्व गुरु बनने के चक्कर में जो कुछ करते हैं
उसमें देश को कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा वक्त आया था, दौर आया था 1971 में। उस समय इंदिरा गांधी ने साहस दिखाकर तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन और विदेश मंत्री जो किसिंगर थे उनको उनकी हैसियत बता दी थी। भारत एक महान राष्ट्र है, शक्तिशाली राष्ट्र है, स्वाभिमानी राष्ट्र है। आप ले जाकर जब नारा लगा देते हैं वहां अगली सरकार ट्रंप सरकार, तो आप अपनी विदेश नीति से डेविएशन करते हैं, गिरवी रख देते हैं अमेरिकन राष्ट्रपति के हाथों में। मत करिए। विपक्ष के साथ देश के मुद्दे पे सलाह मशवरा करिए। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अमेरिका ने ये जो टैरिफ बढ़ाया है इसे वापस। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। किसानों के मफादात पर कभी समझौता नहीं करेंगे, अमेरिका का इंडिया पर इजाफी टैरिफ के बाद वजीर आजम मोदी का बयान। अमेरिकी टैरिफ पर कांग्रेस का सख्त रद्द-ए-अमल, पवन खेड़ा ने कहा हिंदुस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है अमेरिका। बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वोट चोरी किए गए, राहुल गांधी का इलेक्शन कमीशन पर सख्त हमला। नए नायब सदर का इंतखाब का अमल शुरू, इंतखाब होगा 9 सितंबर को, 394 वोट होंगे दरकार। ट्रंप टैरिफ का असर, शेयर बाजार में तेजी से गिरावट, सेनेक्स 80,000 के नीचे पहुंचा, निफ्टी भी 150 पॉइंट्स फिसला। और नकदी मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी कर दी खारिज। इसी के साथ कौमी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।